हेलो दोस्तों, 26 का पॉलिटिकल साइंस क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक नए टॉपिक का अध्ययन करने जा रहे हैं और उस नए टॉपिक का नाम है मौलिक अधिकार। दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि भारतीय संविधान में कुल 22 भाग है। दोस्तों, मौलिक अधिकारों का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35 तक किया गया है। दोस्तों, भाग 3 को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों, मौलिक अधिकार किसे कहते हैं। मानवाधिकारों के अंतर्गत वे मूलभूत एवं आवश्यक अधिकार जो व्यक्ति के आध्यात्मिक विकास के लिए अति आवश्यक है, ऐसे अधिकारों को संविधान द्वारा विशेष संरक्षण प्राप्त है। ऐसे अधिकारों को मौलिक अधिकार कहते हैं। दोस्तों, मौलिक अधिकारों को संविधान का विशेष संरक्षण प्राप्त है। आगे देखते हैं दोस्तों, कानूनी अधिकार। दोस्तों, कानूनी अधिकार वे अधिकार जिन्हें संसदीय कानून के माध्यम से प्रदान किया जाता है, इनको मौलिक अधिकारों की तरह संविधान का विशेष संरक्षण प्राप्त नहीं होता। इनके मामलों में सामान्य न्यायिक प्रक्रिया को ही अपनाया जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों, केवल 5 अनुच्छेद ऐसे हैं जो केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है। और दोस्तों, वो 5 अनुच्छेद है 15, 16, 19, 29 और 30। ये अनुच्छेद केवल और केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है। आगे देखते हैं दोस्तों, अमेरिका के द्वारा सर्वप्रथम मौलिक अधिकारों को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई थी। दोस्तों, अमेरिका के द्वारा सबसे पहले मौलिक अधिकारों को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई थी। भारत में मूल अधिकारों की मांग सर्वप्रथम 1895 में तिलक के स्वराज्य विधेयक में की गई थी। दोस्तों, भारत के संदर्भ में जो सबसे पहले मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी वो 1895 में बाल गंगाधर तिलक के जो स्वराज्य विधेयक था, उस स्वराज्य विधेयक में की गई थी। आगे देखते हैं दोस्तों, ग्रेनविल ऑस्टिन ने नेहरू रिपोर्ट को मौलिक अधिकारों का अग्रदूत कहा। दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि नेहरू रिपोर्ट 1928 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में आई थी और इस नेहरू रिपोर्ट को भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट कहा जाता है, क्योंकि भारतीयों की तरफ से लिखित संविधान का पहला प्रयास ये नेहरू रिपोर्ट ही थी। इसलिए नेहरू रिपोर्ट को भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट कहा जाता है और ये नेहरू रिपोर्ट 1928 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में आई थी। ग्रेनविल ऑस्टिन ने इसी नेहरू रिपोर्ट को मौलिक अधिकारों का अग्रदूत कहा है। दोस्तों, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि किसने नेहरू रिपोर्ट को मौलिक अधिकारों का अग्रदूत कहा है। दोस्तों, जो मौलिक अधिकार है, इन मूल अधिकारों का जो उद्देश्य है, इनका उद्देश्य है राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना। दोस्तों, मैंने आपको बताया था, जब मैंने आपको राज्य के नीति निर्देशक तत्व बताया था, तब मैंने आपको बताया था कि जो डीपीएसपी होते हैं, उनका उद्देश्य है राजनीतिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना, जबकि मौलिक अधिकारों का उद्देश्य होता है राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना। आगे देखते हैं दोस्तों, मूल संविधान में 7 प्रकार के मौलिक अधिकार थे। दोस्तों, जब भारत का संविधान लागू हुआ था
26 जनवरी 1950 को। उस समय भारत के संविधान में मौलिक अधिकार 7 प्रकार के थे, परंतु 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को हटाकर इसे भाग 12 और अनुच्छेद 300 क के अंतर्गत कानूनी अधिकार का दर्जा दे दिया गया है। अब बात करते हैं दोस्तों, पहला मौलिक अधिकार समानता का अधिकार। और दोस्तों, समानता के अधिकार का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 तक किया गया है। तो दोस्तों, पहला अनुच्छेद है अनुच्छेद 14। दोस्तों, अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता एवं विधि के समान संरक्षण का प्रावधान किया गया है। दोस्तों, विधि के समक्ष समानता ब्रिटिश अवधारणा है और यह नकारात्मक अवधारणा है, जबकि विधि का समान संरक्षण ये अमेरिकी अवधारणा है और यह सकारात्मक अवधारणा है। तो दोस्तों, ये अनुच्छेद 14 कंप्लीट हो गया। इसमें है विधि के समक्ष समानता और विधि का समान संरक्षण की विधि सभी के लिए समान है। दोस्तों, अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 15। राज्य केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। दोस्तों, अनुच्छेद 15 में है कि राज्य केवल को दोस्तों आपको याद रखना है कि राज्य केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी व्यक्ति के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं कर सकता। दोस्तों, ये बात अनुच्छेद 15(1) में लिखी हुई है। आगे देखते हैं दोस्तों, अनुच्छेद 15(2). दोस्तों, अनुच्छेद 15(2) में है अनुच्छेद 15(2) के तहत कोई नागरिक या राज्य केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर सार्वजनिक स्थलों जैसे दुकानों, भोजनालयों, होटलों, तालाबों, कुओं आदि के उपयोग के आधार पर भेदभाव का प्रतिषेध। किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। दुकान है, होटल है, तालाब है, कुएं आदि के उपयोग के संदर्भ में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा और ये भेदभाव केवल और केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर नहीं किया जा सकता। आगे है अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 में है लोक नियोजन के क्षेत्र में अवसर की समानता। तो दोस्तों, लोक नियोजन का मतलब है सरकारी नौकरियों में सभी को समान रूप से अवसर की समानता रहेगी। किसी के साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों, अनुच्छेद 16(1) में क्या है? अनुच्छेद 16(1) के तहत राज्य किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति के संबंध में सभी नागरिकों को समान अवसर उपलब्ध करवाएगा। मतलब किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति के संबंध में राज्य किसी व्यक्ति के साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करेगा, सबको समान अवसर उपलब्ध करवाएगा। इसके बाद देखते हैं दोस्तों अनुच्छेद 16(2). दोस्तों, अनुच्छेद 16(2) के तहत राज्य केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या निवास के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। दोस्तों, अनुच्छेद 16(2) में ये दे रखा है कि राज्य केवल और केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या निवास के आधार पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करेगा। परंतु दोस्तों, इस अनुच्छेद का एक अपवाद है। अपवाद क्या है? अपवाद है राज्य निवास के आधार पर भेदभाव कर सकता है। दोस्तों, राज्य निवास के आधार पर मतलब अपने राज्य के निवासियों को वरीयता देने के लिए भेदभाव कर सकता है। वर्तमान में निवास संबंधी प्रावधान केवल आंध्र प्रदेश व तेलंगाना में है। दोस्तों, आंध्र प्रदेश व तेलंगाना के जो
वहाँ के नागरिक हैं उनको सरकारी नौकरियों में उनको विशेष प्रावधान है, जबकि जो बाहरी राज्य के नागरिक हैं उनके लिए कुछ विशेष प्रावधान है। दोस्तों अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 17। इसमें है अस्पृश्यता का अंत या सामाजिक आधार पर छुआछूत का अंत। दोस्तों किसी के साथ जाति के आधार पर आप किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं कर सकते, किसी प्रकार का कोई छुआछूत नहीं कर सकते। ये प्रावधान अनुच्छेद 17 में है। आगे देखते हैं दोस्तों अनुच्छेद 18। दोस्तों अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत किया गया है। राज्य सेना या विद्या संबंधी सम्मान के अलावा कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। दोस्तों राज्य सेना और शिक्षा से संबंधी सम्मान के अलावा कोई अन्य उपाधि प्रदान नहीं करेगा। इसके बाद है भारत का कोई नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि प्राप्त नहीं करेगा। इसके बाद आगे है दोस्तों कोई विदेशी राज्य के अधीन पद पर कार्य करते हुए राष्ट्रपति की सहमति के बिना कोई भी उपाधि प्राप्त नहीं कर सकता। तो दोस्तों आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और दोस्तों अगला जो हमारा मौलिक अधिकार होगा उसकी बात करेंगे हम अगले वीडियो में। तब तक आप सभी को धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक दोस्तों।